तो दोस्तों आज की वीडियो है जस्टिस वी श्रीनंदा भाई कहते हैं कि इंडिया के कुछ जो हिस्से हैं वो पाकिस्तान जैसे हैं। तो क्या है वो माजरा। मेरी एक बात सुन लीजिए, आपने हाई कोर्ट के जज साहब पे जो अंकुश लगाया है वो अपनी जगह सही है, लेकिन दिलों में से पाकिस्तान का झंडा कहां लेके जाओगे? दिलों में से हम लोग पाकिस्तान नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि सरदार पटेल ने सबके टकने तोड़ दिए थे और बता दिया था बेटा औकात में रहो, वरना पिछवाड़े डंडा डाल के तुम्हारे मुंह से खींच दिया जाएगा। पहले तो 4 सेकंड का गैप आता है, झींगर बोलने लगे। अच्छा वो गाना सुना आपने जलेबी बाई? तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि धर्म और जब सेकुलरिज्म को हम तोलेंगे तो इसमें भारी कौन निकलेगा। जब पहली बार किसी मुसलमान ने किसी गली में पाकिस्तान की जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद बोला होता तो काश उसकी मां ने उसे जोर का थप्पड़ मारा होता। तो साहब पिछले एक हफ्ते के 2 महत्वपूर्ण बयान जो 2 महत्वपूर्ण लोगों ने दिए, 2 बयान जो उन लोगों ने दिए जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, और माना यह जा रहा है कि उन्होंने जो बयान दिया ये असंवैधानिक बयान दिया। एक मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु के महामहिम राज्यपाल RN रवि साहब की, जो उन्होंने बयान दिया सेकुलरिज्म को लेकर। उस पर आज विश्लेषण करेंगे और देखेंगे धरातल पर उनका जो बयान है वो कितना सत्य है। और दूसरा बयान कर्नाटका हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस वी श्रीनंदा साहब के मुंह से आया है, जो एक बहस के दौरान उन्होंने एक क्षेत्र को परिभाषित करते हुए भारत के क्षेत्र को, कर्नाटका के क्षेत्र को पाकिस्तान बोल दिया। तो इस पर बवाल मचा। इन दोनों बयानों को कानूनी नजरिए से भी समझने की कोशिश करेंगे और उससे ज्यादा धरातल पर यह बयान कितने सत्य हैं या असत्य हैं इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करते करते ही, क्योंकि एक बयान पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, तो पड़ोसी मुल्क भी थोड़ी देर के लिए चलेंगे। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो पहले बयान लेके चलते हैं तमिलनाडु के महामहिम राज्यपाल श्री RN रवि जी का। इन्होंने एक सभा में बोलते हुए एक बयान दिया, सेकुलरिज्म इज एन यूरोपियन कंसेप्ट नॉट एन भारतीय कंसेप्ट। We don't need such a concept in India. It originated from Europe because of the fight between the church and the king. How can India be away from dharma? Question mark. India doesn't need secularism. ये बयान है तमिलनाडु के गवर्नर श्री RN रवि साहब का कि सेकुलरिज्म एक यूरोपियन कंसेप्ट है जो इस वजह से आया गया था, हम पर यह थोपा गया है। जैसा आप लोग जानते हैं संविधान में भी बाद में थोपा गया है, ओरिजिनल संविधान में नहीं था। और भारत बिना धर्म के नहीं चल सकता। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि धर्म और जब सेकुलरिज्म को हम तोलेंगे तो इसमें भारी कौन निकलेगा, इसमें ज्यादा मजबूत कौन निकलेगा, किसकी जड़ें ज्यादा गहरी निकलेंगी भारत के, अगर हम धर्म, भारत की सोच विचार की बात करें। तो साहब एक नजर मारते हैं संविधान के प्रियम्बल पर। प्रियम्बल क्या कहता है? ये उस जमाने में प्रियम्बल लिखा गया था जब सेकुलरिज्म वर्ड इसके अंदर नहीं जोड़ा गया था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो डिस्कशंस हुए थे उसमें ये प्रपोजल आया था कि सेकुलर भी जोड़ा जाए, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया गया था। यानी वहां पर जो ये लिखने वाले थे उन्होंने भारत के धर्म पर ज्यादा भरोसा किया। अब धर्म देखते हैं भारत का, भारत के नागरिकों को क्या क्या देता है, भले वो किसी भी मानता के हों। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, social, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. यानी हम अपने सारे सिटीजन्स को सिक्योर कर रहे हैं, बाहर से आए घुसपैठियों को हम कुछ भी सिक्योर नहीं कर रहे हैं। सिटीजन्स वर्ड आया है, ठीक। ये कह रहे हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यहां कोई सनातन या हिंदू को नहीं दिया जा रहा जस्टिस। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप।
यानी आपको आज़ादी है अपने विचारों की, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आपके अकीदे की आज़ादी है, आप जिस चीज़ को फॉलो करते हैं उसकी आज़ादी है, पूजा पाठ नमाज सबकी आपको आज़ादी है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, और सबको इक्वलिटी मिलेगी स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। अब इस वक्त तक सेक्युलर वर्ड तो आया नहीं था, यानी भारत के जो अकीदा है, जो भारत की बुनियाद है धर्म को लेकर, इसने भारत में रहने वाले नागरिकों को बिना सेक्युलर शब्द इस्तेमाल किए सब कुछ दे दिया था। इस बात पर मैं पहले भी आप लोगों के सामने अपने विचार रख चुका हूं। भारत का धर्म सेक्युलरिज्म को नहीं, वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, और जब तुमने वसुधैव कुटुंबकम को मान लिया तो फिर काहे का सेक्युलर होना यार। सेक्युलर तो जैसा मां महिम राजपाल साहब ने बोला कि बहुत नया शब्द है, वसुधैव कुटुंबकम तो बहुत पुराना शब्द है। सत्यमेव जयते, कि सत्य की विजय होगी। यहां पर किसी मानता की विजय की बात नहीं करी जा रही है, इसकी बात नहीं कही जा रही है कि किसी विशेष वर्ग की इस देश में विषय होगी। एक जर्नल शब्द सत्यमेव जयते, जब आप सत्यमेव जयते को वसुधैव कुटुंबकम के साथ मिलाते हैं तो ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि भारत का धर्म सेक्युलरिज्म शब्द की तुलना में बहुत ऊपर है, या यूं कहें बहुत गहरा है। और एक सवाल भी उठता है, जब मिडिल ईस्ट में इस्लाम फैलना शुरू हुआ, वो एक विवाद की बात है कि पैगाम के नाम पर फैला या सूफी के नाम पर फैला या तलवार के नाम पर फैला, पर एक बात तय है कि तलवार आगे आगे चल रही थी, सिवाय इंडोनेशिया के केस को लेकर। तो भाई जब भारत में वहां से भाग भाग के पारसी आ रहे थे, जब भारत में वहां से भाग भाग के यहूदी आ रहे थे, और भारत का जो धर्म है यहां के नेटिव लोगों को प्रोत्साहित कर रहा था कि उनको यहां पर वेलकम करे और अपनी यहां उन्हें अपने धर्म पर चलने की अनुमति दे, खुलापन दे, और उनके अकीदे और धर्म को लेकर उन पर कोई जोर जबरदस्ती ना करे। तो ये बताओ उस वक्त क्या धर्म था या सेकुलर था, वसुधैव कुटुंबकम था या सेकुलर था? तो राज्यपाल रवि जी ने जो कहा है वो बिल्कुल धरातल पर सटीक बात बोली है, जो बुद्धिजीवी बोल सकता है और सोच सकता है कि भारत को सेकुलरिज्म से ज्यादा धर्म की जरूरत है, जिस धर्म ने भारत को आज तक इतने आक्रमणों के बाद भी सेकुलर रख रखा है। ना वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा, इस धर्म की विचारधारा इस देश में होती, ना आजादी के बाद और खूनी बंटवारे के बाद जो मजहब के आधार पर हुआ, तो ना भारत सेकुलर होता। तो अगर सेकुलरिज्म को कुछ मान भी लिया जाए तो वो एक छोटी सी टहनी है, जिसकी जो जड़ है वो भारत का धर्म है, वसुधैव कुटुंबकम है और सत्यमेव जयते है। तो इसका ये जवाब है मेरी तरफ से। अब बात करते हैं जो कर्नाटका के जस्टिस साहब ने बात बोली। एक बहस चल रही थी, उस बहस के दौरान उन्होंने किसी बेंगलुरु के इलाके का जिक्र करते हुए कहा कि भाई अच्छा वो तो पाकिस्तान है, ये उन्होंने बोला। अब इस पर नौटंकी होनी भी शुरू हो रही है। अब मैं आपको ये नौटंकी के कुछ क्लिप दिखाता हूं, एक्सप्रेशंस देखिएगा, आंखों में नमी देखिएगा, जुबान पर जो जुबान का लड़खड़ानापन है, कंपन है, लहरें जो उठ रही हैं वो देखिएगा। कभी कभी ये भाई आपको तो पता है ना कैसे बोलते हुए नजर आते हैं, हाय हाय हाय। मौके के हिसाब से ये अपनी आवाज को मॉड्यूलेट करते हैं, जिस तरीके से मौके के हिसाब से मैं भी अपनी आवाज को बहुत खूबसूरती से मॉड्यूलेट करना जानता हूं। तो पहले देखिए नौटंकी जज साहब के बयान पर, जो कर्नाटका हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने जो दिया है उसमें कैसे अपनी इस अल्फाजों में कंपन लाकर इमोशंस को भड़काने के लिए कैसे बयान दिया जा रहा है। मुलाहिजा फरमाएं। आप कोर्ट में बैठ के बोल रहे हो इलाका पाकिस्तान का है। हाँ, अब देखिए हल्की सी हंसी आई, आप कोर्ट में बैठ के बोल रहे हो वो इलाका पाकिस्तान का है, ये हंसी आई। इसने हंसी के साथ दिखाया अपनी हताशा है, हताशा। सुनिए। कि हमारे वतन अजीज में
मुसलमानों से नफरत के जो मजाहरे हो रहे हैं, हद तो यह हो गई कि बेंगलुरु के हाईकोर्ट के लॉर्डशिप जज साहब ने बयान दिया। क्या बयान दिया? कि बेंगलुरु में एक इलाका है मुसलमानों का, उन्हें कहा वो पाकिस्तान का इलाका है। जज, हाईकोर्ट का जज है। आप बताइए यह लॉर्डशिप को क्या हो गया? आप बताइए ये लॉर्डशिप को क्या हो गया? आप लोगों ने जुबान की कंपन पकड़ी। अब इसी बात को मैं आगे बढ़ाकर चलता हूं। संवैधानिक नजरिए से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। जज साहब ने माफी मांगी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सियो मोटो इस मामले को क्लोज कर दिया है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कोई शिकायत नहीं गई थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका सियो मोटो संज्ञान लिया था। तो ये हो गई बात। ठीक है, ये भी अपनी जगह ठीक है। बयान हो सकता था, नहीं हो सकता था, बिल्कुल इस पर आर्गुमेंट होना चाहिए। मैं कहता हूं उनको नहीं कैजुअली बोलना चाहिए था। बीइंग एडवोकेट मैं ये भी बोल रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब बात मुंह से निकल गई है तो इसको देखना पड़ेगा कि धरातल पर यह बात कितनी सत्य है। और जो अभी आपने अपनी आवाज में कंपन ला के सुना, जज साहब ये बोल रहे हैं यार, है ना। अब इसी को हम लोग आगे लेके चलते हैं। कंपन भी साथ चलेगी और दर्द भी साथ चलेगा। यार हम सोचते हैं हम भारतीय हैं और भारत के दुश्मनों से मोहब्बत रखते हैं। हम उसामा बिन लादेन से यार भला बताओ मोहब्बत रखते हैं। हम देश के दुश्मनों से अल-कायदा तक से मोहब्बत रखते हैं। यार भला बताओ ऐसे कैसे चलेगा? हम खाते यहाँ की हैं और बजाते और गाते वहाँ की हैं। हम खाते यहाँ की हैं और जिताते वहाँ की हैं। यार ऐसे कैसे चलेगा? काश ऐसा होता कि हमारे बुजुर्गों ने जब आज़ादी और बंटवारे के बाद इस देश में पहली बार चांद, तारा, सफेद पट्टी और हरा झंडा किसी मुसलमान ने उठाया था, तो हमारे बुजुर्गों ने उस पे लानत भेजी होती। उससे कहा होता कि तू गलत कर रहा है मेरे बच्चे, ये अब आज़ादी और बंटवारे के बाद इस देश में ना कर। जो बेईमान थे वो चले गए, जो धोखेबाज थे वो चले गए, हम तो इसी वतन के मेरे बच्चे, तू ये ना कर। जब पहली बार किसी मुसलमान ने किसी गली में पाकिस्तान की जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद बोला होता तो काश उसकी मां ने उसे जोर का थप्पड़ मारा होता। पाकिस्तान की पैरवी मत कर, वो हमारा दुश्मन मुल्क है। आवाज अच्छी लगी ना, मॉड्यूलेशन अच्छा था ना। तो तेरे अगर हैदराबाद की गलियों में, तुझे भी पता है तेरी हैदराबाद की गलियों में हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच में किसको जिताया जाता था? पहले जब हम जवान हुआ करते थे और तू भी जवान होगा तो बिना डर के पाकिस्तान को जिताया जाता था। अब डर डर के मनी मन अंदर इलू इलू किया जाता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से एक बात कहना चाहूंगा कि आपने जो ये वाला भी आप लोगों को उसका एक रूप दिखा दूं अलग अलग, इस आप सुनिएगा, मुलाहिजा फरमाइए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब आप मेरी एक बात सुन लीजिए। आपने हाई कोर्ट के जज साहब पे जो अंकुश लगाया है वो अपनी जगह सही है, लेकिन दिलों में से पाकिस्तान का झंडा कहां लेके जाओगे? दिलों में से पाकिस्तान की मोहब्बत कहां लेके जाओगे? कोई जज बोलेगा तुम उसे चुप करा दोगे, कोई झंडा लगाएगा तुम झंडा उतरवा दोगे, लेकिन दिलों में जो झंडा फहराया और लहराया जा रहा है जज साहब, उसे आप कैसे लहराएंगे? हम इस तरह भी आप लोगों ने देखा होगा। ये बोलता है। और जब इस आदमी से पाकिस्तान के, वैसे तो ये बड़ा बोलता है, बड़ा ठोक ठोक के बोलता है, एक छोटे से बच्चे ने इसकी कलई खोल दी। छोटे से बच्चे ने इसकी कलई खोल दी। बड़ी तो लंबी लंबी बातें करता है ना, सरकार का भी बड़ा विरोध करता है, हर चीज में विरोध करता है। एक छोटे से बच्चे ने इससे पूछ लिया, आप पाकिस्तानी मुसलमान को भाई समझते हैं या नहीं समझते? पहले तो 4 सेकंड का गैप आता है, झींगर बोलने लगे। अच्छा वो गाना सुना आपने, जलेबी भाई? जलेबी बनती कभी सुबह सुबह गए हो अपने मोहल्ले में, मार्केट में, गली में, कहीं खाने के लिए दूध जलेबी खाई जाती है, देखा होगा जब जलेबी बनती है। वैसे तो ये बड़ी सीधी सीधी लंबी लंबी फेंकता है। आप सुनो, जब इस बच्चे ने एक बड़ा टेक्निकल सवाल पूछ लिया। देखिए, पाकिस्तान जब बना
हमारे बुजुर्गों ने उसकी मुखालिफत की थी। ये कब हुआ? अच्छा भैया ये बताओ कि हैदराबाद के लोग कि जब पाकिस्तान बन रहा था और दक्षिण पाकिस्तान की बात हो रही थी वेस्ट और ईस्ट की तरह, तो भैया ये ओवैसी परिवार क्या उस डिमांड के खिलाफ कभी सड़कों पर निकला था? कभी ऐसा किस्सा हुआ था? ये सब मुझे नहीं पड़ा, मैंने हिस्ट्री में नहीं पढ़ा। चलिए मान लेते हैं। हम लोग पाकिस्तान नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि सरदार पटेल ने सबके टकने तोड़ दिए थे और बता दिया था बेटा औकात में रहो, वरना पिछवाड़े डंडा डाल के तुम्हारे मुंह से खींच दिया जाएगा। इस मारे नहीं गए। कि हमारा मानना ये था कि जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने जहां बानी और जहां फशानी की है, और जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेज़ों से इस मुल्क को ग़ुलामी की छुड़ाने की लड़ाई लड़ी है, हमने अपने इस मुल्क को माना है। अब जो लोग गए हैं वो गए हैं, जो नहीं गए वो नहीं गए। अब तीसरी बात यह है कि जो रज़ाकार थे वो चले गए, जो वफादार थे रह गए। तो अब उनको भाई मानना नहीं मानना, देखिए हमारा मानना यह है कि भारत के अतराफ़ में जितने ममालिक हैं उन सब से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, मगर मुंबई में जो टेररिज्म का एक्ट हुआ उसको कोई टेररिज्म बोलते बोलते जुबान लड़खड़ाइए, पकड़ के चलना। आगे चलो। नहीं कर सकता कि अजमल कसाब ये लोग सब आए, पाकिस्तान से आए। अब 26/11 के अटैक को ये कहां ले जाके जोड़ेगा, ये भी सुनना। तो ये ज़रूरी है कि हम जिस खित्ते में रहते हैं वहाँ पर स्टेबिलिटी हो और सब अच्छा हो। 26/11 को लाके कि हम जिस रीजन में रहते हैं वहां पे स्टेबिलिटी हो, सबके साथ अच्छा हो। ये देखिए साहब, समझ में आया क्या होता है अंदर पाकिस्तान का इलू नजर आ गया ना? तो साहब सीजेआई साहब, आपने जो हाई कोर्ट के जज साहब से माफी दिलवाई, बिल्कुल ठीक है, आपका अधिकार है, वो संवैधानिक पद पे हैं, वहां बैठकर उनको ये नहीं बोलना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो आपने फरमान दिया है, जरा ये भी बता दीजिए, जो दिलों में पाकिस्तान के झंडे लहरा और सहरा रहे हैं वहां तक आपका कानून कैसे पहुंचेगा, और उन देशद्रोहियों को और आप कैसे चिन्हित करके ये देश से देश निकाला देंगे? जरा इस पर भी कोई कानून ले आइए, ताकि इस देश की थोड़ी आबादी, भले वो किसी वर्ग धर्म मजहब की हो, नहीं, अच्छी खासी आबादी इस देश की कम हो जाए, पॉपुलेशन भी कम हो जाए, एक्सचेकर पर लोड भी कम हो जाए, सड़कों पर भी लोड कम हो जाए, खेतों में भी लोड कम हो जाए, इस देश का लोड कम हो जाए। अब कुछ निकल के लोहे का ढक्कन हटा के आएंगे और कहेंगे कि कोई शाल लेके गया, कोई बिरयानी खाने गया, कोई साड़ी लेने गया, तो गलत गया। जिस तरह हर चीज में उसका विरोध करते हो, इसमें उसका विरोध क्यों नहीं करते हो? इसमें भी विरोध किया करो ना, पर इसमें तुम विरोध नहीं करोगे, क्योंकि तुमको भी पता है कि दिलों में पड़ोसी मुल्क के लिए कितना इल्लू जो भी था बंदा, उसने क्लियर कर दिया ना भाई। उसने थोड़ी ऐसे सबके सामने बोला मैं पाकिस्तानी मुसलमानों को भाई मानता हूँ, नहीं बोला ना, बात को घुमा रहा है। इसका मतलब कि वो नहीं मानता। आप ये साबित करना चाहते हो कि हिंदुस्तान के कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो हमसे मतलब ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, हमें चाहते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं। हम कोई ऐसे भी नहीं है, पाकिस्तानी हैं भाई। और हमारे नबी ने भी ये कहा है कि अल्लाह ने भी कहा है सारे मुसलमान भाई हैं, मुसलमान मोमिन एक दूसरे के भाई हैं, फिर चाहे वो हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो। तो ये आप नफ़रत फैला रहे हो, इस तरह की मतलब बातें करके लोगों को बता रहे हो कि इंडियन मुस्लिम ऐसा सोचते हैं, तो भाई सोचेंगे, अच्छी बात है, सब भाई हैं। बाकी रही बात जो आप ऐसे बातों को घुमा के तनकीद कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के कुछ इलाके हैं जो पाकिस्तान को चाहते हैं, और ऐसे बोल रहा है जैसे जाए और वज़न कम हो, ये कम हो, ख़ुद मुसलमान सैयद हो के ऐसी बातें करता है डॉक्टर साहब यार। और जिस जस्टिस जो शिकंदा है
विरिशी चंदा जो भी है जज जस्टिस, उसने भी माफ़ी मांग ली, बाद में बोल दिया, ये भी खुद ही बोल रहा है। बट पता नहीं इनको क्या है यार, ऐसी बातें करते हैं नफरत वाली यार। प्यार की बातें करो, वो भी मुसलमान है। और बच्चे ने भी टेक्निकल सवाल किया, वाकई ये मानना पड़ेगा। अगर वो ओपनली बोलते ना कि हाँ पाकिस्तानी मुसलमान भाई हैं, फिर जो बवाल होता, सारे भाई निकल आते, ये देखो पाकिस्तानी वो भाई बोल रहा है। अरे मुसलमान चाहे किसी भी कंट्री का, वो भाई ही होता है। और हमारे झंडे की भी तौहीन कर रहा है पहले खान सर ने की, अब ये ऐसे तो ना करो डॉक्टर साहब, ये आपको मतलब शोभा नहीं देता। अच्छे खासे बंदे हो, पढ़े लिखे हो, थोड़ा रिस्पेक्ट करो यार कंट्री की, चाहे कैसे भी लोग हैं, आप रिस्पेक्ट के साथ बात करो। और हर बार हमें मत घसीटो, चाहे आपके कंट्री में कुछ भी होता है तो हमें भी लेके आते हो, रिलीजन भी कार्ड खेलते हो, तो ये सही नहीं है। और आज आपकी आधी बातें तो हमें समझ ही नहीं है, पता नहीं क्या, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वास्तुकंड, पता नहीं ऐसी ऐसी लैंग्वेज बोली आपने। सही बात है, डॉक्टर साहब जो बोल रहे थे खुद ही समझ रहे थे भाई। कह रहे कि अब इसमें पकड़ो, जल भी पका रहा है, देखो भाई। भाई ये तो आप समझ रहे हो ना, हम तो सीधे सुन रहे हैं कि भाई वो तो जवाब दे रहा था उस बच्चे का जो उसने पूछा। भाई क्या सीधे अभी वो नहीं कहता तो भाई उसकी अभी गलती है ना, मुसलमान तो भाई है ना हमारा। क्यों आप भी चुप हो गए, वैसे घुमा घुमा के बता रहे हो बच्चे को भी, तो ये तो पकड़ेंगे ना। अभी इनको तो मौका मिल गया भाई, ये पाकिस्तान को अंदर से प्यार करते हैं, पाकिस्तान की झंडा इनके दिलों में लहरा रहा है। अभी इनको कौन पकड़ेगा भाई, दिल में कौन झांकेगा, मशीन भी नहीं झांक सकती कि ये कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं भाई, कौन से मुल्क को। तो ये अभी पसंद करते हैं, तो भाई क्या करें हम, पसंद तो करते हैं अभी पाकिस्तान को, मुसलमानों को करते हैं ना भाई। ये हमारे झंडे को पाकिस्तान के कटोरा लगा दिया, ये भी हम देख ही नहीं पा रहे थे, बस इसको ही देख रहे थे। हंसी जा रहा है, कह रहा है अभी देखो मैं कैसे बात बताता हूँ, रो रो के वो भी बता रहा है। भाई साहब ये डॉक्टर ही बड़ी फिल्म है भाई, ऐसे बातें करता है ना। अभी कितना बुरी बातें कर रहा था यार, कह रहा है निकालो इनको जो देश से प्यार नहीं करते, दूसरे मुल्क से प्यार करते हैं। अभी वो सुनेंगे तो उनको तो बड़ा बुरा लगेगा भाई। तो यार ऐसा नहीं करो सैयद साहब, आपकी बड़ी ज़ात है, आपको समझना चाहिए भाई। तो बड़ा है, अच्छा है, सैयद कास्ट बड़ी है हमारे इस्लाम में। तो मगर ये भाई साहब का है ना सर घूम गया, ये चापलूसी करता है, सीधी सीधी बात है ना। ये हिंदू लोगों की चापलूसी करता है, हिंदुस्तान में रहता है भाई। हिंदुस्तान में जितने भी रिलीजन रहते हैं ना वो आपस में भाई है भाई। आपकी ये ना पाकिस्तान के जब भी आता है टारगेट पाकिस्तान को करता है, ये चालबाजी, ये मक्कारी, यही करता है भाई। हिंदुस्तान में ना प्रोपोगंडा यही करता रहता है। जब भी वीडियो देखता हूँ चापलूसी, हिंदू भाइयों की जब बारी आती है तो उसका वो हमें लेटर सुनाता है भाई, ये वाले। जब मुसलमान की आती है वो वीडियो सुनाता है भाई। इस्लाम में जितने भी मुसलमान हैं ना, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे हिंदुस्तान, चाहे जितनी भी दुनिया में रहते हैं, हम आपस में भाई ही भाई फैलाना चाहते हैं। अमन की बात कर, मौलवी साहब भी बता रहा ना क्लियर भाई वो बोल रहा था भाई जितने भी है भाई अपनी मर्जी है, जो जहाँ रहे, हिंदुस्तान में रहे या पाकिस्तान में रहे, जो जिधर चले गए, नहीं उधर भी मुसलमानों ने खून बहाया था ना भाई जब आज़ादी के वक्त। ये बात ही नहीं करता, बस ये करता रहता है, उंगली करता रहता है। हमारे जो फ्लैग की है ना, इसने ना तौहीन कर दी है। तो मैं यहाँ पर होता तो मैं इसको बताता, तो तेरे ही मुंह पर ये कटोरा में ना बार बार मुंह पर ठोकता, साले हरामखोर। मैं कहूँगा इसकी तो कास्ट सैयद है ही नहीं ना, ये चापलूसी का बच्चा है। अगर सैयद होता ना असल, वो कभी भी है ना किसी को नहीं लड़वाता। ये तो पागल हो चुका है सारा सरफिरा। हमें तो आज बहुत बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि खुद को ये लोग जो है ना सैयद बताते हैं कि हम सैयद हैं। तो इस बात में हमें बहुत अफसोस है। सैयद ज़ात बहुत बड़ी है, हम मुसलमान जो है ना उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप सैयद ना होते ना तो आपको मैं ऐसी ज़बान बताता कि आपकी 7 पुश्ते जो है ना, 7 पीढ़ियाँ आने वाली ना हिल जाती, कसम खुदा की। अगर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो आप क्यों जलते हो? आपको क्यों जलन होती है? आप खुद को बोलते हो मैं सैयद हूँ। तू काहे का सैयद है? हमारे परचम पे आप कटोरा रख के, जो थाली प्लेट रख के बैठे हुए हो, कटोरा तो आप खुद हो। आप खुद जो है ना कटोरे के लायक हो। ये थाली आप खुद अपने हाथों में समेट लो, आप इसी के लायक हो। हम आपकी इज्जत करें उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी के भी परचम पे जो है ना कीचड़ उछाड़ो, आपको लोग जो है ना आपकी तारीफ करेंगे। अगर आप सैयद ना होते ना तो मैं ऐसी ज़बान आपको बताता ना, मेरे ख्याल से तो वीडियो 10-15 दिन तो आप वीडियो ही ना बनाते। क्योंकि हम मुसलमान हैं, किसी भी दुनिया के कोने में हो ना, वो मुसलमान भाई होंगे, एक दूसरे से ही प्यार करेंगे ना। क्या आपसे करेंगे क्या प्यार? सही है सब भाई। बड़े अफसोस की बात है यार, क्या हमने किसी को गाली तो ना दी ना?
हम रिस्पेक्ट कर रहे, इज्जत कर रहे, हम यही बोल रहे कि एक दूसरे से प्यार करें, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो। लेकिन आप लोगों ने पता नहीं क्या समझ रखा है पाकिस्तानियों को। हम अगर बोलते तो कभी बोलते हो कि ये मेंटल हो गए। आप खुद भी तो अपने आप को कहो ना, पहले अपने गिरबान में जाग के देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने क्या दिया फिर उनको ये पाकिस्तान ने दुनिया को क्या दिया है जिससे हम मतलब खुद पे फख्र करें। यार हम मुसलमान हैं, सबसे पहले बताए ना पाकिस्तान ने क्या दिया है क्या नहीं दिया है, उससे हमारा मतलब नहीं है। इसलिए तो पीछे है ना। उससे हमारा मतलब नहीं है। ये जो है ना लड़ाई या झगड़े अगर हो गए उसी वक्त में हो गए। अब हम ये नहीं चाहते ना को, देखो ना अब इंडिया का अवाम भी ये नहीं चाहेगा, या पाकिस्तान का अवाम भी ये नहीं चाहेगा कि जंग हो, लड़ाई झगड़ा हो, इसी से नुकसान ही होगा। भाई वो कहते हैं अखंड भारत बनेगा, हम कहते हैं कि भाई ये हमारे जंग करेंगे। हम अमन चाहते हैं। यार ये अखंड भारत बनाए क्या भी बनाए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम यही चाहते हैं कि प्यार सदा सलामत रहे। यार दुनिया को तरक्की वो कर रहे, भारत वो हर दफा कोई ना कोई चीज ईजाद कर रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, मार्स पे भी गए हैं, उनके यहाँ इसरो है, मिसाइल बन रहे हैं भाई, वो गाड़ियां बना रहे हैं, कंपनीज हैं। हमारे यहाँ क्या बन रहा है, इसलिए वो हमारे यहाँ सब कुछ हो, कुछ नहीं लेकिन हम कर्जी हो गए। कर्जी हो कुछ भी। अफगानिस्तान भी तो था ना, वहाँ गाड़ियां बन रही हैं। हमारे यहाँ कुछ बनता ही नहीं जिसपे हम कर्जी है, हम क्या करें, बनाए जाएंगे। तेल निकलेगा, तेल, हमारे देश में निकलेगा, ये कुदरत के आश्रय हम बैठे हैं भाई, खुद कुछ नहीं करेंगे तो इसलिए भारत कहता है ये भगाओ इनको, ये हमें नहीं चाहिए। वो दुनिया के साथ चल रहे हैं, हम और पीछे हैं। बाकी ये डॉक्टर साहब की वीडियो थी, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। थैंक यू।